बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। ट्विटर पर न्यूज एट 5 पोल में हमने आपसे राय मांगी है कि पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट हारा क्योंकि ऑप्शन 1 हार खेल का हिस्सा है, ऑप्शन 2 ऐसा खेलकर कौन जीतता है और ऑप्शन 3 ड्रॉ करने में क्या मजा है। मेलबर्न टेस्ट में जिसका डर नहीं था वो भी हो गया। पाकिस्तान टीम ने यह दिखा दिया कि वो भरपूर सलाहियत रखती है कि जीते हुए टेस्ट को ड्रॉ के करीब पहुंचाए और फिर एक तकरीबन नामुमकिन शिकस्त को गले लगाकर दिखा दे। अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तानी टीम खेल की पहली इनिंग्स में 443 रन का बड़ा मजमुआ स्कोरबोर्ड पर सजाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को दबाव में नहीं ला सकी। पहले ऑस्ट्रेलिया ने 624 रन का पहाड़ खड़ा किया और फिर उस पहाड़ के नीचे जब पहली इनिंग्स का ऊंट आया तो महज 163 रन पर इनिंग्स सिमट गई। 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो 3 रन से ऊपर नहीं जा सके। 3 खिलाड़ी सिफर पर चलते बने। पाकिस्तानी टीम बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई और इनिंग्स और 18 रन से हार मुकद्दर बनी। यह मैच जिसमें बार बार बारिश हुई, हार कर पाकिस्तान टीम ने एक मिसाल कायम की है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है या हम हारे हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच, हारा हुआ मैच, ड्रॉ हुआ मैच जीत के दिखाया। जब 400 पाकिस्तान के रन्स बने तो काफी लोगों के ख्यालात ऐसे थे कि शायद उनको जल्दी आउट कर लेंगे और ये शायद पाकिस्तान के ही मैच फेवर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा चीजें करने से होती हैं, सोचने से सिर्फ सोच से नहीं होती। सोच होना जरूरी है, पॉजिटिव सोच होना, लेकिन जो मेन चीज है, देखिए जिस तरह पिछले टेस्ट में 400 लोगों पाकिस्तान ने अचीव करा, टारगेट एक 450 से ज्यादा रन किए। मैंने उसी वक्त ये कहा था कि ये प्रेशर सिचुएशन में नहीं किया है, ये देयर नथिंग टू लूज वाली बात थी कि जब अगर कोई कर गया तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इसका रीजन मैं शुएब साहब, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा हमारी टीम की कि एक ऐसा मैच कि जिसकी 4 इनिंग्स खेलनी है और चारों इनिंग्स में खेल के तीनों शोबों में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में परफॉर्मेंस दिखानी है, चारों इनिंग्स में दिखानी है, तीनों शोबों में दिखानी है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? यही मैं बता रहा हूँ कि जब ट्रैक रिकॉर्ड आपका अगर अच्छा हो ना, जैसे न्यूजीलैंड में गए, इधर ऑस्ट्रेलिया में आए, बाहर की बॉलों के ऊपर आप खेलते हुए नजर आएंगे। जो शॉट किस वक्त, बात शॉटों की इंपॉर्टेंस होती है और हर चीज का एक टाइम होता है और उसमें अगर वो उस वक्त वो गलत शॉट गलत टाइम पे खेले जाए तो टीम आपकी बैक फुट पे आ जाती है, प्रेशर सिचुएशन में आ जाती है और वो वाइब्रेशंस पीछे ड्रेसिंग रूम तक चलती हैं। तो यहाँ जब पाकिस्तान टीम ने अगर एक दफा 400 कर लिए तो लोगों ने कहा अब तो शायद टीम बदल गई, अब तो दुनिया की बेस्ट। और इस बात का क्या करें कि हम हमेशा अपनी बॉलिंग के गीत गाते हैं, हमेशा कहते हैं हमारी बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है, हमसे 20 विकेटें ली नहीं जाती। बिल्कुल, बॉलिंग तो अपनी जगह उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही, इसी के इतनी पेनिट्रेटिव भी नहीं थी। और उन्होंने, आप उनको भी क्रेडिट दें कि जिस तरह यासिर के ऊपर उन्होंने आते के साथ ही हमला करके उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया। तो ये स्ट्रेटजीज प्लॉयज आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अगेंस्ट सर्टेन स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो होते हैं। तो उन्होंने तो अपना काम किया। हमारे जो फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच, अब ओपनर कब चलेंगे? शुएब साहब, किसको आप जिम्मेदार करार देंगे? खिलाड़ियों को खिलाने वालों को या पीसीबी को? देखिए, इसमें तीनों टू बी ब्लेम्ड हैं। सिर्फ पीसीबी नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स नहीं है और ना सिर्फ कोचेज हैं, लेकिन दे आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस मिसहैप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेरी नजर में पीसीबी को सही लोग को पिक एंड चूज करना चाहिए, अंग्रेज की गोरी चमड़ी के ऊपर ना जाएं, अपने प्लेयरों को ऑन करना सीखें। इसे के पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना करते थे, पहले भी स्ट्रेटजीज और प्लॉयज और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी और टीमों को आउट किया जाता था। तो ऐसा नहीं है। और फील्डिंग डिपार्टमेंट देख लें तो पिछले 3 मैच हैं हम हारे फील्डिंग की इतनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। फिर बॉलिंग जो आप एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छी बॉलिंग डिपार्टमेंट है हमारा, लेकिन वो फॉल्स होप में जब आप रहेंगे ख्याली दुनिया में तो फिर ये चीजें सामने वाले तो जागे हुए। अगर आपको ये टीम ऑन पेपर दे दी जाए कि ये स्क्वाड है,
स्ट्राइक आउट कीजिए, कौन से नाम आप निकालना चाहेंगे, तो आप कौन से नाम इस टीम में से निकालना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी प्लेयर कंप्लीट नहीं होता। एक चीज, उसको उस मौके की इम्पोर्टेंस समझाई जाती है। हर मौके का, जैसे मैंने आपको ज्यादा अच्छा जवाब ये दिया या बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ आपके लिसनर्स को, कि हर मौके का कोई भी चीज का एक वैल्यू टाइम होता है जो इम्पोर्टेंस रखता है। उसके ऊपर खेलने का तरीका इनको सिखा दिया जाए तो यही प्लेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, और ये भी फरमाइए कि अब पीसीबी को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो खिलाड़ियों को खिलाने वाले कोचेस बाहर से लेकर आते हैं, हमारे कोचेस बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं हमारे लड़कों के साथ। ये तनकीद कितनी दुरुस्त है? देखिए, अंग्रेज, उनके कोई अफेक्शन तो होता नहीं आपकी कंट्री से, एक चीज। दूसरी चीज, ये 1-1 करोड़ की महीने की तनख्वाह के ऊपर आए हुए होते हैं, और इनका अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस हो जाए तो कोई चेक एंड बैलेंस इनका नहीं होता। अगर बीच में पीसीबी हटाता है तो वो पीछे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन हुए हुए थे कि उनको वो तमाम पूरी अमाउंट उसको पहले से ही दे। अगर 1 साल में हटाएंगे तो 1 साल की तनख्वाह जो आने वाली है वो भी देनी पड़ जाएगी। तो ये तो खुद फंस जाते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके। अगर उसके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया शुएब मोहम्मद साहब, आप कर रहे थे इस सूरत हाल का। और इस मौके पर मिसबाउल हक ने साबित किया है कि वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के सही हकदार थे। इस इबरतनाक शिकस्त में भरपूर हिस्सेदार बनने वाले मिसबाउल हक शदीद दिलबर्दाश्ता दिखाई देते हैं। अब्दुल कादिर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अब्दुल कादिर, मिसबा शदीद दिलबर्दाश्ता दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं टीम का हिस्सा रहूं। मिसबा का ये सोचना एक अच्छी सोच है कि वो बर्डन नहीं बनना चाहते टीम पर। बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, और मैं दिल की गहराइयों से उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। अच्छे लोग, बड़े लोग इसी तरह की हकीकत पसंदाना और इंसाफ के साथ बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मिसबा, फॉर यूनुस खान एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स। जितने भी हैं उनको एक तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा हाईली रिस्पेक्टेड एक एग्जिट दें, और या वो खुद अपना फैसला खुद करे तो ये बहुत बेहतर बात है। क्यों कि इसी तरह की बातें दूसरे क्रिकेटर्स को भी करनी चाहिए जो मिसबा ने कही है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक मरतबा इंग्लैंड टूर के ऊपर गया था, तो मैंने 2 मैचेस खेले, उसमें मेरी 3 विकेटें थी कि 4 विकेटें थी। तो मैंने खुद जाकर मैनेजर को बोला कि अगर आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत बड़ी है और मैं इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। तो ये साहब, ये फरमाइए, अगर मिसबा नहीं तो टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए फिर कप्तान आपकी नजर में कौन हो सकता है? वो यार कसमों को खाए भाई, कोई कप्तान बनता फिरे। हर बंदे की एक पर्सनल जो है एक रिस्पेक्ट है, वो है, उसको देखना चाहिए। ये बातें फुलफिल होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। आप बंदे को देखो ना, अब आप जबरदस्ती उसको कप्तान बनाएं और फिर वो परफॉर्मेंस ना करे, टीम ना करे, और फिर सारा मीडिया उसकी और उसके पीछे सारे सीनियर प्लेयर्स और जो क्रिकेट पे तबसरा करते हैं वो पड़ जाए, तो ये ऐसा नहीं सोचा जाता कि क्या बनेगा। हर बंदे को पूरा हक है, वो उसको अपनी इज्जत बचाने का और अपनी इज्जत के साथ जाने का पूरा हक है। अब वो कैप्टन ये कि सरदर्दी जो है क्रिकेट बोर्ड की है कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना। इसमें भी क्रिकेट बोर्ड की गलती है कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि भाई 40 साल से ऊपर का कैप्टन है, किसी ऐसे बंदे को बनाया जाए। मेरी अगर ओपिनियन रहे, राय लेंगे, तो मैं कहूँगा सरफराज रेडीमेड कैप्टन आपके पास मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी को इतना मुश्किल काम नहीं है, सबको पता होता है कि किस टाइम पे किसने बॉलिंग करनी है, सब चेंज करना। अगर कैप्टन फंसता है तो सीनियर प्लेयरों से मशवरा ले लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिसबा को अपनी इंटेग्रिटी प्राइड की फिक्र करनी चाहिए। ठीक, मिसबा को अपना फैसला खुद करना चाहिए। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि रूस ने अमेरिका को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है।
वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची में आज एक बड़ा इम्तिहान देने जा रही है। सियासी ताकत का ये मुजाहिरा कराची के शहरियों का फैसला जाहिर करने जा रहा है। हफ्तों की तैयारी और 3 रोजा मेले के बाद MQM पाकिस्तान इस सवाल का जवाब कराची के शहरियों से मांगने जा रही है कि वो किसके साथ खड़े हैं। बानिए MQM से मुकम्मल कता ताल्लुकी के बाद MQM पाकिस्तान अवाम में गई है, लेकिन वो छोटे अवामी राबते थे। MQM पाकिस्तान ने अवाम से कराची में ज़िमनी इंतखाब में वोट मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली थी। पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर MQM ने गो के तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। अब शहर में MQM लंदन है, PSP है, MQM पाकिस्तान है और पीपल्स पार्टी हालिया कामयाबी के बाद ये कहती है कि ये शहर कराची भुट्टो का। इस इम्तिहान पर बात करेंगे। मेरे साथ न्यूज़ एट 5 में मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मियां अतीक साहब। मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइए सर, इस इम्तिहान की तैयारी कितनी भरपूर है और इस इम्तिहान का नतीजा कितना भरपूर आएगा? तारिक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मुतअद्दिद बार बड़े बड़े इम्तहानों से MQM पाकिस्तान भी गुजरी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी अता फरमाई। और इंशाअल्लाह आज जो आपने कहा, इस इम्तहान में कई पर्चे तो पहले ही हल हो चुके हैं और उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिसका सबूत कल रात का जो प्रोग्राम था म्यूज़िकल इवनिंग का, अगर आपकी भी नज़र से गुजरा हो तो आपने देखा होगा कि कल जिस तरह फैमिलीज़ यहाँ पर निश्तर पार्क में, इसी निश्तर पार्क में जहाँ पर अब कराची वाले अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, तो इसमें कल बहुत सी चीज़ें साबित हो गई, सामने आ गई। ये ज़रूर है कि बहुत से लोग खाम ख्याली में हैं, ख्वाब देख रहे साबित होना बाकी है, साबित होना भी बाकी है, क्योंकि इससे पहले MQM ने जी बिल्कुल चंद घंटों के नोटिस पर बहुत बड़े जलसे किए हैं। सिर्फ अब की बार आपको हफ्तों की तैयारी और 3 रोजा मेला सजाना पड़ा है। भाई मैं आपको सिर्फ एक मिसाल ये दूंगा। एक घुड़दौड़ वो होती है कि जिसमें घोड़े ने स्ट्रेट सीधा दौड़ना होता है, और एक घुड़दौड़ वो होती है जिसमें बहुत से हर्डल्स क्रिएट किए गए होते हैं, बहुत सी दीवारें फलांग कर घोड़े ने जाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है MQM पाकिस्तान जो है उसने बहुत सी दीवारें फलांग के यहाँ तक पहुँची है, और हमें फ़ख्र है अपने तमाम ओहदेदारों पर, ज़िम्मेदारों पर, कारकुनान पर, हमदर्दान पर कि जब भी वक्त आया वो हमारे साथ खड़े हुए। और इंशाअल्लाह आज भी कराची वाले जो हैं वो कराची वालों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे और साबित करेंगे MQM पाकिस्तान हाथ में क्या जो इख्तियार है। देखिए, हासिल तो आप समझ ही रहे हैं। यही चीज़ बताना चाहती है कि कराची वाले जो रेफरेंडम कर रहे हैं उसमें क्या साबित होगा। उसमें साबित होगा कि जो इख्तियार है वो कराची वालों के पास है, और क़यादत जो है वो MQM पाकिस्तान को ही कराची वाले मान रहे हैं। और ये चंद अभी घंटों के बाद आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी। हम पुरुमीद हैं, क्योंकि हमें फ़ख्र है अपने तमाम कारकुनान पर, अपने ज़िम्मेदारान पर। जब जब वक्त आया, कराची में अब आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हैं। PSP है, पीपल्स पार्टी है, MQM लंदन है, जिनसे आपके कारकुनों की आए रोज झड़प छोटी मोटी हो जाती है, और फिर इमरान खान भी कराची में हैं, अपनी तंजीम साजी पर उस पर दोबारा तवज्जो दे रहे हैं। कराची में जो ग्राउंड नया बना है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक साहब, मैं यहाँ याद दिलाता चलूँ, इमरान खान साहब जब यहाँ आए थे 2013 के इलेक्शन में, वो तो कराची फतह करने आए थे। आज भी यहाँ वो मौजूद है। वो तो कराची वालों को आज़ाद कराने आए थे, लेकिन हुआ क्या कि अपनी ज़मानतें ही जब्त हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये MQM ने पहले भी मुतअद्दिद बार इस तरह के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनसे गुजरी है, और हमेशा हमें फ़ख्र है। और जैसे आप रेफरेंडम करार दे रहे हैं, उसका नतीजा चंद घंटों में हमारे सामने होगा। मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस जलसे से हमें वक्त दिया। न्यूज़ एट 5 में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि अमेरिका ने अगर 35 रूसी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दिया तो रूस भी अमेरिका को सेम कॉइन्स में पे बैक करने के लिए तैयार है।
वेलकम बैक। रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाते हुए अमेरिका ने 35 रूसी सफारतकारों को 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि ये अफराद नापसंदीदा हैं, मुलव्वस हैं अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर साइबर हमलों में, मुलव्वस हैं गड़बड़ करने में और मुलव्वस हैं डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में। वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को से इन अफराद को मुल्क बदर किया जा रहा है। 2 रूसी इमारतें भी सील कर दी गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का यह कहना है कि इन पाबंदियों के बाद अमेरिका इस बात का इख्तियार रखता है कि इन अफराद के असासों को मुंजमद कर सके। अमेरिका में तज्जियाकार ये कहते हैं कि एक आउटगोइंग सदर इतना एक्टिव हो, इसकी मिसाल देखने में नहीं मिलती। ओबामा को इससे पहले भी तनकीद का सामना रहा था जब वो बतौर सदर हिलरी क्लिंटन के लिए मुहिम में मदद फराहम कर रहे थे। अमेरिका का हालिया इक़दाम, इसका रूस ने भी भरपूर जवाब दिया है। रूस गौर कर रहा है कि 35 अमेरिकी सिफारतकारों को मुल्क बदर किया जाए और अमेरिका को रूस ने कहा है कि जो जवाब दिया जाएगा वो इंतहाई तकलीफ दे होगा। इस सूरत हाल पर मेरे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और कॉलम निगार जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कशीदगी क्या रंग लाएगी आखिर में? देखिए, जैसे आपने खुद कहा इंट्रो में, बड़ी सही बात की कि आमतौर पे तासुर ये होता है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है ना, उसको कहा जाता है कि लेम डक प्रेसिडेंट, इसलिए कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना हल्फ उठा लेंगे। तो आमतौर पे बड़े पॉलिसी मैटर्स में कहा यह गया है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो इस तरह के मामलात में वो नहीं खुद को मुलविस करते जिस तरह कि अब देखने में आ रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि रूस के साथ जो मामलात हैं, लेकिन चूँकि ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ओबामा ने हिलरी क्लिंटन की कैंपेन में भरपूर साथ दिया, खुद उन्होंने बल्कि जलसे किए, उनकी वाइफ ने, तो वो स्टेक्स इतने हाई है डेमोक्रेट्स के। अब ये 2 मुल्कों के दरमियान कशीदगी के साथ अमेरिका में अपनी कशीदगी बहुत बढ़ गई अंदरूनी तौर पर। एक सदर ने ये बता दिया कि वो एक आने वाले सदर की जीत को दिल से तस्लीम नहीं कर रहे, गो कि उनको सदारत सौंप के जा रहे हैं लेकिन दिल से तस्लीम नहीं कर रहे। और ये जानते भी हैं ओबामा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनके इन एक्शंस को आप कह लें कि नल एंड वाइट वो कर देंगे और वो वापस ले लेंगे, इसलिए कि ट्रंप के बारे में ये जो उन्होंने कैंपेन में भी कहा, वो रशिया के साथ अपने मामलात और तरह से लेके चलना चाहते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो 72 घंटों में मुल्क से जाएंगे उनमें से कुछ या उतने ही सिफारतकार सब वापस आ जाएंगे, ये सब कुछ बदल जाएगा? मजीद आपने देखा कि आमतौर पर ममालिक ना फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। जब आप किसी एक मुल्क के सफ़ीर को या डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा कह के निकाल देते हो, तो दूसरा मुल्क जो है उसके पास अगर कोई और जवाब ना भी हो तो यही जवाब काफ़ी होता है। तो आपने देखा अभी रिस्पांस जो है वो कैलकुलेटेड करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो भी ये समझते हैं, पुतिन भी, कि अगर उन्होंने इस पर रिटेलिएट किया तो वो जो आने वाला टाइम है 20 जनवरी के बाद ट्रंप के साथ, जो कि पुतिन ये महसूस करते हैं कि अमेरिका के साथ बैठ के बातचीत की जा सकती है, और ट्रंप जो है वो थोड़े सॉफ्ट हैं। और ट्रंप ने आपने देखा अपना जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है वो टिलरसन जो है वो आप कह लें कि अच्छा स्टेटमेंट दिया, ट्रंप सॉफ्ट हैं, हालांकि उनको इंतहा पसंद कहा जाता है। सॉफ्ट सिर्फ रशिया के हवाले से, चूँकि टिलरसन जो है वो जो कि आपने देखा एक्सॉन जो कंपनी है ऑयल कंपनी, और उस कंपनी के मामलात रहे हैं रशियन जो कंपनीज हैं ऑयल कंपनीज, और खुसूसन पुतिन का चूँकि खुद ऑयल का बिजनेस है, तो एक प्रो आप कह लें अमेरिका और रशिया के दरमियान टेंशन देखकर अब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इसकी इंतहा क्या हो सकती है। कैन दे कम फ्रॉम वर्ड्स टू बिलोज? मुझे लग ये रहा है कि ये टेम्परेरी फेज है। असल जो कॉन्टेस्ट होना है ना, वो होना है सीरिया के इशू पे, ईरान के इशू पे, ये ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट में डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, तो खुसूसन चाइना के साथ जो मामला होने जा रहे हैं, ये मामला मुझे लगता है ये कि डेमोक्रेट्स असल में ना एक तो जस्टिफाई करना चाहते हैं। वो शुरू से ये कहते रहे कि रशियंस जो है वो हैक उन्होंने किया है प्रोसेस को, और ख़ास तौर पे जो DNC है यानी डेमोक्रेटिक जो नेशनल पार्टी थी और उनके जो एड्स थे उनकी ईमेल्स को हैक करने में। आपको ये लगता है कि ट्रंप के वापस आने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा? व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे हम न्यूज़ एट 5 में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत की डीरेगुलेशन पॉलिसी अपना रंग दिखा रही है।
वेलकम बैक। हुकूमत की डीरेगुलेशन ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। मुनाफाखोरों ने छुट्टी मिलने के बाद आवाम को खुलकर लूटने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंध में सीएनजी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सिंध में सीएनजी की कीमत में 3.5 रुपए फी किलोग्राम तक का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें नाफिजुल अमल हो गई हैं। सीएनजी डीलर्स ये कहते हैं कि कीमतों में इजाफा उनका देरीना मुतालबा था, उनका हक था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी। सीएनजी डीलर्स ये भी कहते हैं कि यह कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था। 1500 के करीब सीएनजी स्टेशन बंद हो चुके थे, लेकिन डीरेगुलेशन के बाद अब इसके बचने की उन्हें उम्मीद हो चली है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब कौकब इकबाल साहब। कौकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या डीरेगुलेशन के बाद अब मनमानी होगी सीएनजी डीलर्स की, दीगर शोबों की, उनके हुकूक का तहफ्फुज़ नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल इनके हुकूक का तहफ्फुज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया। ओगरा, पैमरा, ये सारी जो अथॉरिटीज बनी थी सार्फिन के हुकूक का तहफ्फुज़ करने के लिए बनी थी, और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने अभी इस साल एक्शन ये लिया है कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए। डीरेगुलेट करने का मकसद ये कि जो ऑयल कंपनीज हैं, जो उनकी कंपनीज है, सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन है, ये अपनी मुताबिक से जो है वो अपनी मनमानी कीमतों में इजाफा करते रहेंगे और इसका बोझ जो है सार्फिन पे डलता रहेगा। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन से ये कोई पूछे कि उनका जो है उसकी लागत क्या आती है और उसके ऊपर उनका मुनाफा क्या है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये जो इजाफा है ये कितना जस्टिफाइड है? तो ये कोई जस्टिफिकेशन इनके पास है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सार्फिन को लूटने का एक बहाना है कि जी डीरेगुलेट हो गया, ये हमारे पहले नुकसान हो रहे थे और हमें जो है उसको नुकसानात का पूरा करना है। अगर नुकसान हो रहे थे तो दिन ब दिन जो है वो बजाय ये कि सीएनजी स्टेशन बंद होते, सीएनजी स्टेशन खुल रहे थे और उनके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा रहा था। तो ये जो है सार्फिन की भी जो करोड़ों अरबों रुपए जो है वजीर कानून ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि सिर्फ इंतजामी इख्तियारात वजारतों के तहत किए गए हैं, बाकी ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो अथॉरिटीज हैं, ये आजाद हैं और ये अपना काम कर सकेंगी। कितना दुरुस्त कहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वजारत कानून ये कह रहा है कि वो जो है ये इसकी जो अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर जो है वो रेगुलेट कर देंगे। डीरेगुलेट करने के टाइम पे आप तयन करने का जो अख्तियार था वो उनके पास था, और ओगरा और जो थी ये इसकी कीमतों को मुतय्यन करती थी, ये अपनी समरी को जो है वो हुकूमत को भिजवाती थी। अब एक खुलेआम आप ये देखिएगा कि जो 1 रुपए मुनाफा कमाना चाहता था करता होगा, ये 10 रुपए मुनाफा कमा रहा था, वो अब जो है 50 रुपए मुनाफा कमाएगा। क्या आपकी कैप इस सिलसिले में अदालत से रुजू करने का, इस मामले को उठाने का, हमारे जो सार्फिन के तहफ्फुज़ का इरादा रखती है? जी, हमारे जो वाइस चेयरमैन लीगल अफेयर्स हैं जावेद अहमद चतारी साहब, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। मैंने उनसे फोन पे राब्ता किया है। वो जैसे ही इधर वापस आते हैं मुल्क में, तो हम जो है इसके खिलाफ एक पटिशन दाखिल करेंगे कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से सार्फिन के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए, कि ये जो कीमतों में मनमाना इजाफा है इसको किसी तरह रोका जा सके और इसकी कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जा सके। नहीं तो ये अगर ये खुला उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि सार्फिन को जो है ये इसकी कोई जवाज नहीं है इस इजाफे का। कौकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ एट 5 को वक्त दिया। थर के सहरा में एक बार फिर मौत ने अपने पर फैलाए हैं। सर्दी की ताजा लहर में 13 मासूम ठिठर कर मौत की नींद सो चुके हैं। साल 2016 में 750 के करीब बच्चे जान बहक हुए हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत को माहिरीन इन अम्बात की सबसे बड़ी वजह करार देते हैं। हुकूमत सिंध मिट्टी के, छाछरों के और दीगर इलाकों के हालात बदलने के दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हालात ये हैं कि इस्लाम कोट और छाछरों के लिए बनाया गया अस्पताल बुनियादी तकनीकी अमले से ही महरूम है। पहले हमारे नुमाइंदे अली रिंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अली रिंद, क्या हालात हैं इस वक्त यहाँ के, और 3 रोज में 13 बच्चे जान से गए हैं? जी बिल्कुल तारिक, थरपारके की जो सूरत हाल है कहत के बाद वही हालत है। हुकूमत सिंध ने जो ऐलानात किए थे उन पर अमल ना करने के बायस ये जो बच्चे अभी तक भी ग़िज़ाई किल्लत के बायस मर रहे हैं। थरपारकर के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर सेहत मरकज और BHU भी अभी तक
बहाल नहीं हो सके हैं, जिसके बायस जो मरीज वहां पर होते हैं उनको मजबूरी के शहरों के अस्पतालों तक लाया जाता है, जबकि शहर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो सहूलियात मुयसर नहीं होती और मिट्टी की अस्पताल और इस्लामकोट की अस्पताल से हैदराबाद की तरफ उनको रेफर किया जाता है। अस्पतालों में इस वक्त अद्वियात की कमी है, डॉक्टरों का स्टाफ ठीक है। है जो अली मोहम्मद रिंद, बहुत शुक्रिया, आप तमाम ताज़ा सूरत हाल हमें बताई। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, फंक्शन लीग की रहनुमा, इस वक्त रुकन असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप फरमाइए, वजीर आला सिंध, साबिक वजीर आला सिंध ये कहते थे कि थर के अस्पताल इतने शानदार हैं कि बड़े शहरों के लोग वहां जाएं तो सहूलतें देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, लेकिन मासूमों की आंखें, थरवासियों की आंखें बंद हो रही हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है या इस बार ये कोई इस तरह के इंसिडेंट्स या इस तरह के बच्चों की हम बात नहीं हो रही। ये तो हर साल हम रोना रोते हैं असेंबलीज में, हर जगह, हर फोरम पे कि खुदारा थर के बच्चों का कुछ कीजिए, क्योंकि हर साल तकरीबन 600, 700, 800 तक चली जाती है तादाद बच्चों की। लेकिन हम जब असेंबली में ये चीज रेज करते हैं तो वो कहते हैं कि ये आप लोगों को क्यों इस चीज की पड़ी हुई है, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर ये बीमारी नहीं है, हमने वहाँ हॉस्पिटल्स को इतना डेवलप कर दिया है कि आप लोग भी जाकर वहाँ इलाज करवाएं। तो खुद तो ये सियासतदान तो दुबई और लंदन चले जाते हैं, अपने छींक भी आती है, लेकिन यहाँ के जो घर के हालात हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की माओं की जो गोदें उजड़ी हैं, खुदाई कसम इनकी बद्दुआएं लगेंगी इनको, जिन सियासतदानों ने थर पर सियासत की हुई है और बगैर किसी हकीकत को सामने लाए हुए उसको छुपाते हैं। और बच्चों की जो अमवात हो रही हैं और वहाँ पर जो हालात हैं और जिस तरह के वहाँ के हॉस्पिटल्स के हालात हैं, ये तो आप मीडिया ही अगर नुसरत साहिबा, क्यों तरजीहात क्या हैं हुकूमत की? ऐसा अगर है और हर बरस ये तादाद 1000 के करीब पहुंचती है, तो ऐसा क्यों है? हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? देखिए, हुकूमत की तरजीहात सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैं बिल्कुल उसको कहूंगी कि उसकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ पैसा है, करप्शन है, और कोई तरजीहात नहीं। अगर नहीं होता तो इस वक्त पिछले 5 सालों से आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही होती, कुछ ना कुछ ऐसी इस चीज पर, क्योंकि हमने बार बार ये कहा कि ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जो बार बार, और इस चीज पर मैंने क्वेश्चन रेज किए, मैंने उस पर कॉल अटेंशन डाले कि भाई खुदा का वास्ता है, वहाँ पर इतनी कमी डॉक्टर्स की है, लेकिन आप फरमाते हैं कि आपने वहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचाए हुए हैं, वहाँ पर आपने तमाम सहूलतें पहुंचाई हुई। तो इनकी तरजीहात अवाम नहीं है, इनकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ अवाम का वोट है, जो वो किसी तरीके से भी डंडे के जोर पर या उनको ब्लैकमेल करके वोट हासिल करना होता है, लेकिन अवाम को सहूलतें देना नहीं होता। तो थर हमारा ऐसा अलमिया बन चुका है सिंध का, जिस पर मैं कहती हूँ इन सियासतदानों अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की तरजीहात महज पैसा, पैसा और पैसा है। नुसरत खैरात का इज़हार कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ एट 5 को वक्त देने के लिए। अब बात करें सोशल मीडिया की ताकत की। सोशल मीडिया की ताकत और इजहार राय में भरपूर आज़ादी सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा मकबूल बनाती जा रही है, लेकिन यह आज़ादी अक्सर मादर पिदर आज़ाद भी नजर आती है और अखलाकियात और एहतियात के तकाज़ों से बालातर भी। सोशल मीडिया पर कई जगह गालियों का तूफान और अहम शख्सियात की किरदार कशी की मुहिम मुसलसल जारी रहती है। ऐसे हालात में FIA ने अदालत से इजाज़त हासिल की है कि अहम शख्सियात के खिलाफ मुहिम पर कार्रवाई की जाए। FIA के साइबर क्राइम विंग ने वजीर दाखिला की हिदायत के बाद सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक जाली तस्वीर पर मबनी मुहिम पर कार्रवाई के लिए अदालत से इजाजत हासिल कर ली है। FIA के साइबर क्राइम विंग की तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक फैलेगा और इस मुहिम को शुरू करने वालों और इसमें हिस्सा लेने वालों के बारे में मालूमात जमा की जा रही हैं। जहां ये कार्रवाई शुरू हुई है, वहां एक और अहम सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई एक आम सारिफ तक और सिर्फ अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद रहेगी, या अहम शख्सियात को भी ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाया जाएगा। बहुत सी हुकूमती शख्सियात खुद भी सोशल मीडिया पर अखलाकियात का दामन छोड़ देती हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि इंतहा पसंदी पर मबनी मवाद भी खुले आम फैलाया जाता है। इस मामले पर बात करेंगे। मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप फरमाइए, ये सवाल बहुत अहम है कि जहां ये कार्रवाई जरूरी है कि एक जाली तस्वीर जिसे करार दिया जा रहा है, उसके साथ कार्रवाई करने जा रही है FIA साइबर क्राइम विंग, और उस आम सारिफ को पकड़ा जाएगा जिसने ये कार्रवाई की है, लेकिन एक वजीर को, एक अहम हुकूमती शख्सियत को भी रोका जाए, ये मुतालबा एक आम सारिफ भी कर रहा है। देखें, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अगर कानून बना है और साइबर क्राइम बिल बना है तो उसका इतलाक जो है ज़रूरी है,
क्योंकि कानून की पासदारी और एहतराम तभी पैदा होता है जब कानून का इतलाक हो, वरना वो फारिग रहता है। मगर इशू वहीं पे आता है जब हम बात करते हैं सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ की। पहले तो मैं यहाँ कहते चलूँ कि यहाँ के ऊपर इन्होंने जो खत लिखा गया है, जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से लिखा गया, जो कि सोशल मीडिया पे नजर आया, कि जिसमें सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा गया और सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट को कि जी ये जाली तस्वीर आई है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो इतनी ब्लिटेंटली झूठ बोला जा रहा हो कि एक और इंसान को और इंसान खासतौर पे नामजद चीफ जस्टिस की कहते हैं किरदारकशी की जा रही हो, उस बारे में हो, उसको डेफिनेटली हम उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं आता, वो डिफेमेशन के दायरे में आता है। मगर जो इसमें लिखा हुआ है कि CRPC 198 सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, तो उसमें जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, यानी कि जिसकी किरदारकशी की गई है, उसकी पर्सनल शिकायत के ऊपर जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेजिग्नेट जो है साकिब निसार साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई हुक्म जारी किया होगा या कोई दरख्वास्त की होगी। मगर इसी साइबर क्राइम बिल के अंदर बहुत सारे और सेक्शंस हैं, जिसके अंदर ग्लोरीफाइंग टेररिज्म के हवाले से सेक्शन 9 है, साइबर टेररिज्म है सेक्शन 10 के अंदर, हेट स्पीच है 10A के अंदर। तो इस हवाले से कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पेजेस बंद नहीं किए जाते, बहुत से लोगों को थ्रेट किया जाता है, बहुत से लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, और बहुत सारे वज़रा, जैसे आपने कहा, अखलाकियात का दामन छोड़ते हैं। तो जब सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ होती है तो कानून अपना एहतराम और कदर खो देता है। सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ खुद एक मसला है। जिब्रान नासिर तज्जिया कर रहे थे सूरत। शुक्रिया आपका न्यूज़ एट 5 को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ें, हमने जहां नामजद चीफ जस्टिस की बात की, वहां बात करें चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की, जो रिटायर हुए हैं। अनवर ज़हीर जमाली ने 15 महीने इस अहम तरीन आईनी ओहदे पर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अनवर ज़हीर जमाली साहब के बारे में तज्जियाकार ये कहते हैं कि उन्होंने अदालती ज़ब्त या जुडिशल रेस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अपने अहद में 20 सुमोटो एक्शन लिए, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक उनके अपने सूबे सिंध से था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली जफर साहब ये कहते हैं कि जनाब अनवर ज़हीर जमाली के अहद में बार और बेंच का एक अच्छा ताल्लुक कायम हुआ है। इनके अहद के इख्तिताम की जानिब अहम तरीन मामला ज़ेरे समात आया। पनामा लीक्स केस में उन्होंने बेंच की सदारत की, अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए, लेकिन जब बेंच टूटा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मायूसी का इजहार किया कि PTI का यह कहना है कि जस्टिस साहब के पास अहम तरीन मौका था कि इस केस का फैसला करते, तारीख के सफ़हात में अपना नाम दर्ज करवाते, लेकिन PTI का यह मानना है कि उन्होंने इस मौके को जाने दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। जस्टिस साहब, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के इस अहद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जमाली साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े कॉम्पिटेंट जज थे और इंटेग्रिटी उनकी बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन थी। और उनका जो तौर तरीका बेंच पर था, वो लॉयर्स के साथ उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था। बाय ऑल स्टैंडर्ड ही वाज अ गुड जज और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने और काफ़ी डिस्पोजल वगैरह भी किया। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा दौर था उनका हर लिहाज। जस्टिस साकिब निसार साहब को क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं वो? देखिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट जो थी, जो एक ज़माने में, पहले ज़माने में आपको याद है जब लॉयर मूवमेंट वगैरह चली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत ही एक्टिव हो गई थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला ठंडा होता गया और अब सुप्रीम कोर्ट जमाली साहब के बाद एक ख़ास स्टैंडर्ड हो गया उसका, और वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, क्योंकि नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं और बियॉन्ड एनी डाउट उनकी इंटेग्रिटी है, बियॉन्ड एनी डाउट, और बड़े शार्प हैं और बड़े तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं। और मेरे ख्याल में वो वही चीज़ बरकरार रहेगी जो जमाली साहब के ज़माने की थी। और हमें तसलसल देखने को मिलेगा। जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब तज्जिया कर रहे थे। जस्टिस अनवर ज़हीर का बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। अब बात करें मुल्क के सबसे बड़े सूबे की, जहां खवातीन को यकसा हुकूक और मवाक़े फराहम करने के दावे महज कागजात तक महदूद दिखाई देते हैं। बजट के आदादो शुमार की बात करें तो बजट के आदादो शुमार हमें ये बताते हैं कि तरक्की निस्वां के लिए 6 करोड़ खवातीन पर 73 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए, और इस तरह सूबे में फी खातून सालाना 10 रुपए की खतीर रकम सरकारी खजाने से खर्च की गई है। दावे किए गए, तशहीरी मुहिम चलाई गई खवातीन को हिरासा किए जाने के खिलाफ। इस सिलसिले में एक हॉटलाइन का क़याम भी अमल में आया, महकमा कायम किया गया, लेकिन ऐसे वाक़यात सबसे ज़्यादा सरकारी दफातर में ही हुए। अब से कुछ देर पहले ये खबरें भी आईं कि अहम तरीन सरकारी इदारे में खवातीन को हिरासा किए जाने के मामले पर उसके डायरेक्टर को साबिक कर दिया गया है। इस मामले की हम बात करेंगे, अहम तरीन खबर है, और इस मामले पर
मेरे साथ मौजूद होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबा सादिक साहिबा से इस पर राय लें, उनसे जानें कि वो सूबा कि जहां तरक्की सबसे ज्यादा होने के दावे किए जाते हैं, जहां गवर्नेंस सबसे ज्यादा बेहतर होने के दावे किए जाते हैं, जहां सब अहम तरीन शहरों की अहम तरीन सड़कों पर ये इश्तिहारात देखने में आए कि एक हॉटलाइन का क़याम अमल में आया है, एक महकमे का क़याम अमल में आया है और हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जा रही है। वज़ीर आला खुद इस मामले पर एक्शन लेंगे और ख़वातीन को बताया गया कि इस सूबे में उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा किया जाएगा, इस सूबे में उनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे बेहतर अंदाज में किया जाएगा। और हुकूमत पंजाब ने सड़कों पर इस मुहिम के जरिए अपनी तशहीर मुसलसल की। अब वहां से इंतहाई तशवीशनाक इत्तलात और तशवीशनाक आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ें और बात करें इस साल के, इस रुखसत होते साल की एक अहम खबर की। साल 9 की आमद है। जाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में 2016 में सबसे ज्यादा गूगल क्या किया गया, पाकिस्तानियों ने किस शख्सियत को सबसे ज्यादा सर्च किया है। तो पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा गूगल किया कंदील बलोच को। कंदील बलोच को कत्ल किया गया था, लेकिन अपने कत्ल से पहले कंदील बलोच अपनी वीडियोस की बिना पर सोशल मीडिया पर मुसलसल जेर बहस रहती थी, मीडिया पर मुसलसल जेर बहस रहती थी। कंदील बलोच के बाद इस साल में सबसे ज्यादा गूगल किया गया मकतूल अमजद साबरी को, और मकतूल अमजद साबरी के बाद इस बरस में सबसे ज्यादा गूगल किया गया अब्दुल सत्तार ईधी साहब को। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अब्दुल सत्तार ईधी साहब अपने समाजी काम के लिए कदर की निगाह से पूरी दुनिया में देखे जाते थे और उनकी वफात को, उनके इंतकाल को बानी पाकिस्तान कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा सानेहा करार दिया गया। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आखिर में हम बात करेंगे बाजार अपडेट्स की। सबसे पहले गोल्ड रेट्स आप तक पहुंचाएं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सोने के निर्खों में इजाफा हुआ है और ये 50,000 की सतह को छू गए हैं। सोने के निर्ख कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 50,000 तक जा पहुंचे हैं। चांदी के निर्खों की अगर बात करें तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में चांदी के निर्ख भी यकसां हैं और चांदी के निर्ख इन तीनों शहरों में 750 रुपए की सतह को छू चुके हैं। सोना इस तरह से हमारे दरमियान है कि अब सोने के बाद आप चांदी के निर्ख भी देख सकते हैं। चांदी के निर्खों के बाद अगर बात करें करेंसी रेट्स की तो अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा होता रहा है और अब डॉलर 108 रुपए 2 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बरतानवी पाउंड 131 रुपए 75 पैसे पर, दिरहम 29 रुपए 45 पैसे पर, यूरो 112 रुपए 5 पैसे पर और सऊदी रियाल 28 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आखिर में बात करें, साल का आखिरी कारोबारी रोज था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और यहां एक नया रिकॉर्ड बना। तेजी देखने में आई कराची स्टॉक एक्सचेंज में। KSE 100 इंडेक्स में 242 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यह बंद हुआ और 47,666 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ है। न्यूज़ एट 5 से आज के लिए इतना ही। तारिक मतीन आपसे इजाजत चाहता है और कल फिर हाजिर होंगे आधे दिन की पूरी खबरों के साथ।